बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदील सादिक एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लेंट केस एंड चालान केस। आज के टॉपिक में हम अगर कोई कंप्लेंट फाइल हो और चालान केस पेंडिंग हो, इसका ट्रायल किस तरह होगा, हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले इस चीज़ पर बात करने से पहले प्रीवियस टॉपिक में हमारी एक बात रह गई थी कि जब तक जो है वो मुल्ज़मान को ट्रायल फेस करने के लिए कॉल नहीं किया जाता, यानी कि सेक्शन 204 सीआरपीसी के तहत जो है वो इशुएंस ऑफ प्रोसेस जारी नहीं होता मुल्ज़मान को, तो उस वक़्त तक जो कंप्लेनेंट है उसका कोर्ट में पेश होना, हर डेट पर पेश होना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ अगर वो पेश नहीं होता तो इश प्रोसेस इशू करने से पहले कोर्ट जो है वो जो है वो पैरवी जो है वो कंप्लेंट जो है उसको वो खारिज कर सकती है। और जब इशू जो है वो मुल्ज़मान को तलब कर लिया जाता है, तो उसके बाद जो है वो कंप्लेंट केस जो है एज ए चलान केस ही उसको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद वो अदम पैरवी जो है वो खारिज नहीं होता, उसमें वो कंसेप्ट नहीं है कि वो अदम पैरवी जो है वो उसको खारिज कर दिया जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट बात करेंगे हम कंप्लेंट की। कंप्लेंट केस से मुराद है वो केस है जो हम इस्तगासा फ़ाइल करते हैं, और इस्तगासा फ़ाइल होने के बाद कोर्ट जो है वो हमें तलब करती है, मुल्ज़म को तलब करती है कि वो आकर जो है वो केस को फ़ेस करे। जो कंप्लेंट पर मबनी वो ट्रायल होगा उसको हम कंप्लेंट केस कहेंगे, और वो केस जो जिस पर एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर के बाद पुलिस जो है वो 173 की रिपोर्ट फ़ाइल करेगी, चार्जशीट उसके खिलाफ फ़ाइल करेगी, और जो है वो रिक्वेस्ट कोर्ट से करेगी कि ये जो है वो ये इसके खिलाफ जो है वो ट्राइएबल जो है वो मवाद मौजूद है, या कोर्ट इटसेल्फ देखती है कि मुल्ज़म के खिलाफ जो 173 की रिपोर्ट में क्रिमिनेटिंग मटेरियल मौजूद है, ऑफेंस मेड आउट हो रहा है और इसको लिंक कर रहा है, और कोर्ट उसको तलब करती है कि वो आकर केस को फेस करे, तो उसको चालान केस कहते हैं। चालान केस और जो कंप्लेंट केस है, इसमें इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक मुकदमे की एफआईआर दर्ज हुई है, किसी मुल्ज़मान के खिलाफ 2, 3, 4 मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज हो गई है, तो उसमें दौरान तफ्तीश जो है वो किसी मुल्ज़म को बेगुनाह कर दिया गया है, या कंप्लेनेंट कहता है कि मेरा वर्शन ये था, मैंने ये बात भी कही थी, वो पुलिस की तरफ से जो है वो एफआईआर में या दरख्वास्त में नहीं लिखी गई, या मेरी वो दरख्वास्त ही नहीं है, तो देन वो उस चीज़ से जो है वो जो है डिससैटिस्फाइड होकर वो खुद जो है वो चला कंप्लेंट जो फ़ाइल करता है अलग से, मसलन कि कोई कंप्लेंट फ़ाइल करता है, वो एहतजाज रिकॉर्ड करता है। बेसिकली जो कंप्लेंट है ये इटसेल्फ जो होता है वो प्रोटेस्ट होता है अगेंस्ट पुलिस जो है, पुलिस जो आईओ है उसके खिलाफ। तो अलग से वो कंप्लेंट अगर वो फाइल कर देता है, तो जो 173 की रिपोर्ट जो उसने एफआईआर पहले दर्ज हुई है, उसमें जो 173 की रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, और उस पर मुल्ज़म को उस रिपोर्ट में जो मुल्ज़मान होंगे उनको जो कॉल किया जाएगा ट्रायल को फेस करने के लिए, तो वो चालान केस कंसीडर होगा, और वो जो डिससैटिस्फाइड होकर उसने कंप्लेंट फाइल की होगी सेम अकरंस की बाबत, या वो कहता है मोड ऑफ मैनर को अगर वो चेंज भी करता है, तो जो वो सेम उसी मामले की बाबत वो कंप्लेंट फाइल करेगा, तो उस पर जो मुल्जमान को जो सेक्शन 204 के बाद जो है तलब किया जाएगा उसको वो कंप्लेंट केस कहेंगे। यानी कि इसमें चलान केस और कंप्लेंट केस का आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी तरफ से कोशिश की गई है कि ये क्लियर हो जाए कि डिससेटिस्फाइड होकर जो अकरंस एफआईआर की या तफ्तीश से डिससेटिस्फाइड होकर हमने जो कंप्लेंट फाइल की है, तो वो जो फर्स्ट जो है एफआईआर वाला है उसको चालान केस कहेंगे, और सेकंड जो चीज़ है उसको कंप्लेंट केस कहेंगे हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर जो है वो कंप्लेंट जो है वो एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के बाद उसमें से किसी मुल्ज़म को जो है वो बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी कि जो एफआईआर में अक्रस बयान किया गया और कंप्लेंट में अक्रस बयान किया वो सेम हो, सेट ऑफ विटनेसेस सेम हो, सिर्फ नंबर ऑफ अक्यूज का फ़र्क हो। तो इस सूरत हाल में जब 173 की रिपोर्ट आ जाएगी और उस तरफ से इस्तगासा फाइल हो जाएगा, तो देन इसको ये किया जाएगा कि कंप्लेंट केस में जो है प्रोसीडिंग वो पहले जो है वो की जाएगी, यानी कि कंप्लेंट केस में पहले एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो उसको कंक्लूड चालान को कंक्लूड किया जाएगा। ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कंप्लेंट केस और चालान केस में यही है। यानी कि इस पर जो सबसे ज़्यादा जो है वो रूलिंग है, मेन रूलिंग है, वो है नूर इलाही वर्सेस स्टेट 1966 सुप्रीम कोर्ट 708 पेज है।
उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वर्सेस स्टेट है, पीएलडी 1979 है, सुप्रीम कोर्ट 53 पेज है। और उसके बाद दीगर भी है, जो 1981 एससीएमआर है, 361 है, मुमताज़ एंड अदर है, मंसूर अहमद है केस। ये जो मैंने स्लाइड पर केस मेंशन किए गए हैं, ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। इनमें से नूर इलाही केस जो है, अगर वो आप पढ़ लें तो आपका जो कंप्लेंट केस और चालान केस का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि अगर आपका वर्शन सेम हो, सिर्फ नंबर ऑफ अक्यूज का फ़र्क हो, तो देन इनको सेम कोर्ट ही सुनेगी। ये नहीं हो सकता कि चालान केस किसी और केस कोर्ट में चल रहा हो, कंप्लेंट केस किसी और केस में चल रहा हो, कोर्ट में चल रहा हो। ये सेम कोर्ट में जो है इसको चलाया जाएगा। जज साहब दोनों फाइल्स को जो है वो सेम डेट में रखेंगे, और जो कंप्लेंट केस है उसकी प्रोसीडिंग को चलाया जाएगा, चालान केस को रखा जाएगा। अब जब भी आप कंप्लेंट फाइल की जाती है तो कंप्लेंट के साथ एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस आप मेंशन करते हैं कि हमारी तरफ से ये लोग पेश होंगे और इस्तगासा को साबित करने के लिए शहादत देंगे। अब इस केस में, कंप्लेंट केस में, जब वो एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी तो वो जो विटनेसेस हैं उनको पीडब्ल्यू रिकॉर्ड किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब वो सब पीडब्ल्यूज रिकॉर्ड हो जाएंगे, जो कंप्लेंट के साथ लिस्ट ऑफ विटनेसेस मेंशन की गई है वो, उसके बाद जो कोर्ट है, जो चालान केस में बाकी गवाह रह जाएंगे, जैसे आईओ है, डॉक्टर्स है, साइट स्केल प्लान है, जिस पर कंप्लेंट ने जिसने अपनी लिस्ट में उनको मेंशन नहीं किया, तो देन कोर्ट जो है वो सेक्शन 540 के तहत जो कोर्ट जो है वो उनको सीडब्ल्यू के तौर पर जो है वो तलब करेगी। जब वो सीडब्ल्यू के तौर पर तलब होंगे, उस सूरत में कंप्लेनेंट के पास भी इख्तियार होगा कोर्ट विटनेसेस को पहले वो क्रॉस करे, उसके बाद जो एक्यूज है उनके पास भी इख्तियार होगा। जो कंप्लेंट में मेंशन होंगे उस पर सिर्फ मुलजम करेगा क्रॉस, और जो सीडब्ल्यू होंगे उस पर कंप्लेनेंट की तरफ से भी क्वेश्चन होगा, और उसके बाद जो है जो मुलजम है उसकी तरफ से भी होगा। उसके बाद सेकंड जो सूरत हाल आती है वो ये आती है कि एक कंप्लेंट फाइल हो गई, एक एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में जो अक्रेंस है वो किसी और तरह बयान किया गया, लेकिन जो कंप्लेंट फाइल की गई है उसमें विटनेसेस भी चेंज हैं, उसमें अक्यूज भी चेंज है, उसमें वर्शन ही चेंज है। यानी कि इंडिपेंडेंट वर्शन दिया गया है, कोई अलग वर्शन दिया गया। मिसाल के तौर पर एक एक पार्टी ने एफआईआर दर्ज करवाई, उसने कहा कि मेरा मुलजम जो है वो ए एंड बी है और जो विटनेसेस हैं वो सी एंड डी है। लेकिन जब वो इस्तगासा फाइल किया गया उसमें जो है वो ए और बी जिनको उन्होंने जो है वो डिक्लेयर किया मुलज़म, वो मुलज़म नहीं रहे, या गवाहान मुलज़म बन गए हैं, या कंप्लेनेंट मुलज़म बन गया है। यानी कि वो सेपरेट पार्टी की तरफ से कंप्लेनेंट चेंज करके या कंप्लेनेंट वही रख के और वर्शन अलग करके तो मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ जो है वो दर्ज किया गया है। तो जिसमें कंप्लेंट एफआईआर में स्टोरी और कंप्लेंट में स्टोरी और हो, तो देन ये साइड बाय साइड चलेगा केस। इसमें ये नहीं हो सकता कि एक केस की प्रोसीडिंग को स्टॉप किया जाए, चलान केस की, और कंप्लेंट केस को चलाया जाए। इसमें ये नहीं है। इसमें चलान में भी पुलिस ने अपनी तफ्तीश में जिन लोगों को मुलजमान तहरीर किया और जिनको उन्होंने गवाह समझा, वो अपना चलान जब सबमिट करवाएंगे तो वो कॉलम नंबर 4 में अपने गवाहान जो है वो 5 में सॉरी, वहाँ पर वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस में वो अपने विटनेसेस मेंशन करेंगे, कोर्ट उनको भी रिकॉर्ड करेगी। और जो ये है बुलाए जाएंगे कंप्लेंट केस में, इनकी तरफ से जो गवाहान बुलाए जाएंगे उसमें भी वो सेपरेट साइड बाय साइड, जैसे जिसमें गवाह आता जाएगा उसमें वो रिकॉर्ड होता जाएगा। इसमें ये स्टॉप वाली बात नहीं है, एक यानी कि कंप्लेंट केस को जो है वो चलाया जाएगा और चालान केस को स्टॉप किया जाएगा, इसमें ये बात नहीं है। इस पर जो रेफरेंस है वो स्लाइड पर शो हो रहे हैं। पीएलडी 1971 है, सुप्रीम कोर्ट 713 है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस सूरत हाल को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप नूरी लाई वर्सेस स्टेट वाली भी जजमेंट ज़रूर पढ़ें। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ वहाँ से सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। और ये भी आप एक जो है वो जजमेंट पढ़ें। इसमें ये भी है कि अगर मिसाल के तौर पर एक पार्टी है, उनकी तरफ से 302 की एफआईआर है और 302 पर बेस करके वो कोई इस्तगासा फाइल करते हैं, और दूसरी पार्टी है वो अलेज करती है मोड एंड मैनर किसी और तरीके से, और उनकी जो क्रॉस वर्जन है वो 324 की हो, या उनका इस्तगासा 324 का वो फाइल करते हैं क्रॉस वर्जन के अगेंस्ट, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पहले जो है वो किसी एक कंप्लेंट को चलाया जाए। ये अगर 324 का इस्तगासा फाइल हुआ है तो ये मजिस्ट्रियल कोर्ट में ही जाएगा, सेम कोर्ट सेशन कोर्ट में ये नहीं चलेगा। सेशन कोर्ट में सिर्फ वो उनकी एफआईआर और इस्तगासा चलेगा। अगर इनकी तरफ से कोई ये फाइल करते हैं, क्रॉस केस फाइल करते हैं,
तो इनका क्रॉस केस और जो सेपरेट इस्तगास और या सेपरेट एफआईआर है, वो मजिस्ट्रियल कोर्ट में ही चलेगी। इस जजमेंट में ये चीज़ मेंशन है। आज का टॉपिक जो है वो यहाँ पर क्लियर हुआ इंशाल्लाह। जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम सेक्शन 202 सीआरपीसी पे हम बात करेंगे। पेशेंट हेयरिंग के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।